नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, वर्णमाला को हम पिछले 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। उनका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे छूट गए थे और मुझे लगा कि आपका कहीं से, मैंने आपको कमिटमेंट किया था शुरू में कि मैं आपसे इस टॉपिक को लेकर के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। फिर भी कोई डाउट बचे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो वही चीज़ें हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करके बताऊंगी। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये ध्वनियाँ अक्सर पूछी जाती हैं आपसे। हमने पहले भी इनको पढ़ा था लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अनुस्वार ध्वनि आपके पास कभी पूछी जाए तो आपको बताना है अंग जो ध्वनि होती है। वैसे हमने इनको पढ़ा था, इन दोनों वर्णों को, ये हमने पढ़ा था अयोग वाह ध्वनियाँ। अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान हो तो अयोग वाह हमने जब स्वर पढ़ रहे थे वहाँ हमने इन्हें अयोग वाह के नाम से पढ़ा था। ठीक, तो ये जो ध्वनियाँ हैं वैसे तो ये अयोग वाह के अंदर आती हैं और क्यों आती हैं ये आपको मैंने वहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को कहते हैं। और अह को हम नाम से जानते हैं विसर्ग के नाम से। ठीक, तो जो अह है वो बेसिकली संस्कृत में प्रयोग होता था लेकिन हिंदी में भी अभी हम उसको कहीं कहीं प्रयोग कर लेते हैं। और एक और ध्वनि हमारे हिंदी वर्णमाला में ग्रहित है या उसको हमने अडॉप्ट किया है, वो है हमारी अनुनासिक ध्वनि। और इसको हम आ इस तरह से जानते हैं। जैसे अगर हम इससे कोई वर्ण लिखें, जैसे हम लिखते हैं ना कॉलेज, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये इस तरह का एक सिंबल आता है या एक इस तरह का वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो ये अ लगा हुआ है ना, ये बेसिकली यही है। ठीक है, और दूसरा जैसे हम लिखेंगे डॉक्टर, इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये जो ध्वनि है ना ये अनुनासिक ध्वनि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। जिसमें जो ये बिंदी लगी हुई है ये कौन सी ध्वनि है? ये। और इससे संबंधित जो भी आपके, जैसे आपके पास पूछ लिया जाए कॉलेज किस भाषा का शब्द है या कॉलेज कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, तत्सम तत्व शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा आपको। जो भी शब्द इस ध्वनि से बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? तद्भव ध्वनि होती है। ठीक है, तत्सम ध्वनियाँ जो संस्कृत की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, तद्भव ध्वनि क्या होती है? जो हिंदी की ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें हमने हिंदी में ही बनाया है। ठीक, तो मूल रूप से जो हिंदी की ध्वनियाँ होती हैं जिनको हमने संस्कृत से नहीं लिया है तो वो हमारी तद्भव ध्वनियाँ होती हैं। और हमेशा ये जो इस वर्ण से जो ध्वनियाँ बनेंगी, जहाँ भी इसकी मात्रा लगी होगी जिस भी शब्द में, तो समझ लेना कि वो हमेशा तद्भव है। तो तत्सम तद्भव पहचानने की ये बहुत अच्छी ट्रिक है, समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अरबी फारसी। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो ध्वनि है ये भी जो भी इस ध्वनि से जो भी शब्द बनेगा वो मैक्सिमम जो होगा 99% जिसे हम कहेंगे वो संस्कृत की ध्वनि होगी, यानी कि तत्सम की ध्वनि होगी। क्योंकि संस्कृत में हम इसका प्रयोग करते हैं और हिंदी में इसी को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो इस तरह की जो वो होगी उनके साथ तो ये जैसे अ आ ये जो ध्वनियाँ होंगी, अ से अ के साथ जो जुड़ के बनती हैं ध्वनियाँ, उनके साथ तो ये इस तरह से लग जाएगा। लेकिन ए आई जो मात्राएं होती हैं ना, उनमें ये बिंदी के रूप में लगता है। ठीक, उसके साथ हम ऐसे नहीं लगा सकते इसको, ये गलत हो जाएगा। उसके साथ हम जैसे ए आई ओ औ की बिंदी है तो उसके साथ ये बिंदी के रूप में लगता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अरबी फारसी की कुछ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, 5 ध्वनियाँ हैं। अमीर खुसरो इनके जनक माने जाते हैं। इनको हिंदी में रखने का जो पहला प्रयास किया है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और क ग ज क ख ग ज फ जो हम गरज के साथ बोलते हैं ना, वो ध्वनियाँ हैं फारसी की ध्वनियाँ। जैसे अगर हम एक शब्द लिखें गजल, तो ये क्या है? हिंदी का शब्द है गजल। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नुक्ता, जो बिंदी आप देख पा रहे हैं नीचे लगी हुई, उनको कहते हैं नुक्ता।
ठीक है। और अगर किसी भी शब्द में नुक्ता लगा हुआ है, जैसे ग में भी अगर हम नुक्ता लगाएं, ज में भी, तो ये इसका फिर उच्चारण ही बदल जाएगा। फिर हमें इसको गरज के साथ बोलना पड़ेगा, गज़ल। ठीक, कैसे बोलेंगे? गज़ल। तो नुक्ता का मतलब है कि गरज के साथ जो भी हम वर्ण, जो फारसी की ध्वनियाँ हैं, ये इस तरह से। और ये कुल कितनी ध्वनियाँ हैं आपके पास प्रश्न बनेगा, तो ये 5 आपकी ध्वनियाँ हैं। ठीक, फिर नासिक्य ध्वनि की अगर हम बात करें तो नासिक्य ध्वनियाँ भी हमारे पास 2 तो ये हो गई, ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक, और पंचमाक्षर। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिवर्स में चले जाइए। जो कल का वीडियो हमने वर्णमाला व्यंजन पढ़े थे, उसमें हमने पंचमाक्षर पढ़े थे। किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है, और वो हमेशा नासिक्य ध्वनि यानी कि नाक के द्वारा उसका उच्चारण होता है। ठीक, तो कौन सी थी? क वर्ण की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा था हमारा? गौ। ठीक, दूसरे अगर च वर्ग की बात करें तो उसमें यो था। ट वर्ग की बात करें तो उसमें अण था। ठीक है, अब त वर्ग की बात करें तो उसमें न था, और प वर्ग की बात करें तो उसमें म था। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर हो गए। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर, ये हमारी क्या है? नासिक्य ध्वनियाँ हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए, कुछ भी डाउट्स अगर आपके बच गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले दिन मैं उस पर ज़रूर डिस्कस करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। वर्णमाला लगभग हमारा पूरा हो चुका है, मेरे अनुसार तो पूरा हो चुका है। फिर भी कोई कमी अगर आपको लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।